हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। निवेश का सही तरीका क्या होना चाहिए, आज के पॉडकास्ट में आपको ये मालूम चलेगा। वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें आप पुराना तरीका मान करके अब भूलते चले जा रहे हैं, उससे कैसे फायदा होगा ये भी आपको मालूम चलेगा। बहुत सी ऐसी सरकारी स्कीम्स हैं, जैसे हम सुकन्या समृद्धि की अगर बात कर ले तो उनमें भी निवेश शायद हमारा कभी कम हो चुका है, लेकिन क्या वो निवेश का तरीका आपके लिए सही है, ये भी आज के पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। सीए सुनील गर्ग सर के साथ पार्ट 1 आप पहले ही देख चुके हैं, आज है ये पार्ट 2। आगे बढ़ने के पहले एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना है आपको इस पॉडकास्ट को। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पार्ट 2। मैंने एक घर बना लिया और उस घर में मैं रहती हूँ आराम से, मेरी फैमिली भी आगे रह लेगी। अब अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो क्या मुझे दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप मेरे उन पैसों को सलाह देंगे कि मैं म्यूचुअल फंड में ही लगाऊं या गोल्ड में ही इन्वेस्ट करूं? ऑल्दो आपने कहा कि अलग अलग, मतलब एक ही बकेट में सब मत रखो, अलग अलग इन्वेस्ट करो, पर एक घर के बाद दूसरा घर बनाने की सलाह क्या आप देंगे? देखिए, अगर आप दूसरा घर इसलिए बना रहे हैं कि मैं उससे रेंटल इनकम कमा लूँगा या कमा लूँगी, तो मैं उसकी सलाह नहीं देता, क्योंकि रेंटल इनकम की रिटर्न्स बहुत कम है, 2-2.5% है। और दूसरी बात जो मैंने बताई थी आपको कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना इतना आसान काम नहीं होता है कि, और जब आप एक एज में होते हैं तो फिर वो आप झंझट में पड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपके पास डिस्पोजल इनकम ज़्यादा है, तो सारी दुनिया म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज़ में भाग रही है। अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी, और विशेषकर देखिए जो जहाँ लैंड्स की अलॉटमेंट है और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी, वहाँ पर भी रिटर्न्स अच्छी आती हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अगर आपको लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो पूरा हो चुका है लिक्विड असेट्स का, देखिए हमने 2 हिस्सों में बांटा था, एक लिक्विड असेट्स और एक नॉन लिक्विड असेट्स। हाँ। तो अगर मैं वो पोर्टफोलियो पूरा कर चुका हूँ तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है। उसके 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको दे के जाता है। दूसरा, आपको कभी पैसे की भी जरूरत होती है तो आप उसके अगेंस्ट भी पैसा ले सकते हैं, और वो पैसा भी लॉन्ग टर्म मिलता है। फिर मतलब आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है तो वो 15 साल के लिए मिलेगा ना आपको। बिल्कुल। आपको अगर दूसरी एसेट्स के लिए पैसा लेना है तो उस पर लोन इतना आसान नहीं है, आपको तो बेचना ही पड़ता है उसको। हाँ। तो उसको आप इंटैक्ट रख के, मतलब आप समझिए कि आप सारे अपने कॉर्पस को एक जगह इंटैक्ट कर रहे हैं। इतनी बुरी ऑप्शन नहीं है। हाँ, पर उस चक्कर में ना पड़िए जो फिक्स रिटर्न की बात करते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स का आता है ना एडवर्टीजमेंट कि कमर्शियल शॉप ले लीजिए, 12% की रिटर्न और 12% का आपको रेंट देंगे और फिक्स रिटर्न दे देंगे। हाँ। नहीं जी, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो आप पहले आप उससे उतना पैसा फालतू ले रहे हैं और आपको पीडीसी चेक दे रहे हैं, फिर वो 3 साल बाद 4 साल बाद देना बंद कर देते हैं। उस चक्कर में ना पड़िए। हाँ, कोई अच्छी प्रॉपर्टी की ऑप्शन है और आपके पास है पैसा तो कोई बुरी ऑप्शन नहीं होती। मैंने तो वो वर्चुअल शॉप जो अब बेची जाती है उसके चक्कर में भी लोगों को फंसते हुए देखा है। बिल्कुल ना फंसिए। हाँ। क्योंकि प्रॉपर्टी की डील करना, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करना किसी अच्छे समझदार लोगों से चेक करवाइए। जब मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ऑथराइज्ड है कि नहीं है, किसी गवर्नमेंट स्कीम्स में आई है कि नहीं आई है। अच्छा, दूसरी बात क्या, कई बार क्या भी होता है शालिनी, कि जैसे मान लीजिए आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके 2 बच्चे हैं या 2 बेटे हैं, तो आप ये भी प्लान करते हैं कि इनको भी एक मैं घर दे दूं। अगर ऐसी कोई प्लानिंग है तो फिर 45 के बाद उसकी भी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन मैंने बताया ना कि आपको भूख कितनी लगी है। ठीक बात। आप खाली प्रोटीन खाना शुरू कर दें कि प्रोटीन बहुत अच्छे होते हैं शरीर के लिए, खाली प्रोटीन खाएंगे तो फिर आपकी बॉडी, आपको एक कंप्लीट डाइट चाहिए। तो कंप्लीट डाइट पे सारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में विचार कीजिए। हाँ, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। जैसे मैंने अभी रिट्स का जिक्र किया, आप रिट्स के जरिए भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर अच्छी कोई प्रॉपर्टी है तो कोई नुकसान नहीं है, रिट्स अच्छी रिटर्न देके जा रहे हैं। अब मैं आपके फेवरेट टॉपिक पे आती हूँ सर, वो है टैक्स का। हम में से ज़्यादातर लोग, आई एम श्योर व्यूवर्स को मैं कहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें से ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई स्कीम टैक्स बचाने के लिए ज़रूर ख़रीदी है। मुझे लगता है यूलिप का झांसा तो ज़्यादातर लोगों को दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि आपको इतना रिटर्न भी मिल जाएगा और टैक्स सेविंग भी आपकी हो जाएगी। तो पहला तो मुझे आप ये बताइए कि मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन टैक्स सेविंग की ज़रूरत है इसलिए मुझे क्या किसी स्कीम में जाना चाहिए या नहीं। दूसरा, अगर मेरा पर्पस टैक्स सेविंग ही है तो मुझे फिर किस स्कीम में जाना चाहिए, वो बताइए। देखिए, अब जो बजट के प्रोविजंस आ गए हैं, हाँ,
और नए बजट और नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया जहाँ 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो फिर जितनी भी सेविंग स्कीम्स थी वो अब ख़त्म हो चुकी है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई टैक्स, क्योंकि उनमें कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिल रही है, तो अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट नई रिजीम में जाना ही जाना है। लेकिन 2-3 स्कीम आज भी ऐसी हैं जिनको मैं बड़ा अप्रीच करता हूँ, और हर आदमी को, मतलब क्योंकि शोर म्यूचुअल फंड्स का या इक्विटीज़ का ही होता है, हाँ। तो लोग उस शोर में भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बहुत अच्छी स्कीम्स दे रखी है। एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। मैं हमेशा कहता हूँ आपकी बेटी है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता जरूर खोलिए, जरूर खोलना चाहिए। कारण बताता हूँ मैं आपको क्या है। 21 साल की स्कीम है, आप जब आपकी बेटी हुई और 21 ईयर्स में जाके मैच्योर होता है, 8% की सरकार आपको रिटर्न दे रही है। ठीक है, अब आप कहेंगे वो टैक्सेबल है, हाँ। आप प्लान कर सकते हैं उसको, क्योंकि अगर बिटिया के नाम से ही है तो बिटिया 21 साल की एज में होगी तो आप उसको एक साथ जब रिसीव करेंगे जब आप टैक्स दे दीजिए। ठीक है ना, तो 21 साल बाद आप सोचिए या 20 साल बाद सोचिए कि टैक्स के रेट्स क्या होंगे। ठीक है। दूसरा, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, बहुत अच्छी स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है। आप जब गोल्ड परचेज करते हैं तो आपको खाली गोल्ड का प्राइस ही तो मिलता है। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में 2.5% ब्याज और देती है सरकार, आपको पता है। 2.5% इंटरेस्ट साथ में प्लस गोल्ड का प्राइस आपको, तो आप गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं, आप सॉवरन गोल्ड बॉन्ड लीजिए। सही बात। और तीसरी बात, आप जब सॉवरन गोल्ड बॉन्ड बेचते हैं तो कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% आपने ये बचा लिया, तो आपकी रिटर्न्स कितनी हो गई। मतलब गोल्ड का प्राइस मिला आपको, हाँ। 2.5% का आपको ब्याज मिला, हाँ। प्लस कोई टैक्स नहीं है। तो वाई टू परचेज गोल्ड, वाई नॉट सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। कितनी अच्छी स्कीम है। ठीक बात। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या जीपीएफ, हाँ। 8% का सरकार का इंटरेस्ट है, टैक्स फ्री है। अगर आप 30% के स्लैब में आ रहे हैं तो आपकी टैक्स आपकी कितना हो गया रिटर्न, 11.5%। 11.5% में गवर्नमेंट की स्कीम क्या बुरी है जी, टैक्स फ्री है। ठीक बात। एनपीएस जैसे मैंने बताया, यानी हम लोग इन्वेस्टमेंट, आपने जो ना टैक्स और इन्वेस्टमेंट दोनों में एक फ़ायदा क्या होता है कि आप दोनों परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। हम खाली रिटर्न्स का परिप्रेक्ष्य देख के हम सिक्योर, जो सोशल सिक्योरिटी है, मैंने वो चारों स्कीम बताई है फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रिटर्न्स ज़्यादा है। आप गोल्ड ईटीएफ लेते हैं, उसके बाद सॉवरन गोल्ड बॉन्ड लीजिए ना, मना किसने किया। आप बिटिया का सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, उसके भैया आप सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाइए ना, किसने मना किया। आपको सेविंग अकाउंट में क्या मिल रहा है, 4%, सुकन्या समृद्धि योजना में 8%, 8.2। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सुकन्या समृद्धि में आपको 8.2 अगर मिलेगा और आप वही 21 साल के लिए म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डालें, सेम पैसा, सुकन्या समृद्धि आप मत खोलिए, आप 20 साल 21 साल अगर म्यूचुअल फंड में पैसा रखिए तो वहाँ आपको 12 से 13%, और जब भी मिलेगा इससे ऊपर ही मिलेगा। मतलब संभावना है 15% मिल जाए, 20% मिल जाए, पर लॉन्ग रन में उनका कहना है 12% तो मिलता ही मिलता है। मतलब इतना तो वो कहते ही हैं। कोई मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जो बोले कि म्यूचुअल फंड में आपने 20 साल इन्वेस्ट किया है तो आपको 9% ही मिलेगा, 10 ही मिलेगा, वो 12 तो मान के चलते हैं। तो काउंटर इस पे मेरा ये है कि अगर मुझे 20 साल ही अपनी लड़की के लिए सेविंग करनी है, बच्ची के लिए, तो क्या सुकन्या समृद्धि के ऊपर मैं 20 साल तक म्यूचुअल फंड को रखूं? क्या वो गारंटीड है म्यूचुअल फंड में रिटर्न आएगा ही आएगा? नहीं। कोई गारंटी दे सकता है? नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना में तो गारंटी है, आएगा ही आएगा। भारत सरकार की गारंटी है। देखिए, आपको अगर आप कंपेयर करेंगे, हाँ, कि उसका रिटर्न 8 है, उसका 12 है, और चूंकि उसका 12 है या 12 हो सकता है इसलिए सब कुछ वहाँ डाल दूँ, हाँ, पर गारंटी नहीं ना उसमें, इसमें गारंटी है। तो आपको बाइफरकेट करना है। आप मान लीजिए 10,000 रुपये का सिप कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप 2,500 रुपये सुकन्या समृद्धि योजना में डालिए, बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, तो आपका एवरेज रिटर्न तो आ जाएगा ना 10%, 11%। ठीक है, क्या नुकसान है? पर सोशल सिक्योरिटी भी साथ में है ना, वो गारंटीड है। हाँ, राइट। हाँ, तो उस गारंटी वाले फीचर को मत भूल जाइए। अब जैसे मार्केट बिहेव कर रही है पिछले 1 साल में, तो रिटर्न्स
कैन यू एक्सपेक्ट कि रिटर्न्स एक साल में 12% आए या 14% आए? नहीं आए। किसी म्यूचुअल फंड ने नहीं दिए। हाँ। क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करती रही, ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है। 30,000 की मार्केट और 80,000 होने में रिटर्न्स बहुत है। 80,000 को 1,60,000 होने में अलग 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 फीचर होगा। ठीक बात। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि आपको इंटेलिजेंट प्लानिंग यही होती है कि आप एक चीज़ के पीछे ना भागिए, आप सारे फैक्टर्स को, रिटर्न्स, सिक्योरिटीज़, टाइमली रीपेमेंट्स, और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसको एनकैश कैसे कर सकता हूँ, किस स्टेज पे कर सकता हूँ। हाँ। अगर ये बात होगी तो फिर तो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है कोई नहीं लेगा। ठीक बात है। हाँ, हाँ। नहीं, उनका अपना पर्पज है बाबा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्म पे आपका अधिकार है, फल। तो रिटर्न्स आप समझिए ना कि रिटर्न्स जो पैसिव इनकम है वो सामने वाले के एक्ट पे डिपेंड करती है कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, इंटरनेशनल फैक्टर कैसे हैं। अगर मार्केट क्रैश करती है किसी भी कारण से तो रिटर्न्स तो कम हो जाएंगी ना, लेकिन जो फिक्स इनकम है वो कम नहीं होगी आपकी। तो सब चीज़ों का बैलेंस बहुत जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको इस ढंग से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा कि कर्म करो मतलब इन्वेस्ट करो, अब फल की चिंता मत करो, मतलब रिटर्न की चिंता मत करो। ये सर शानदार, आपने गीता का ये जो श्लोक है उसको इन्वेस्टमेंट में कैसे हमें घुसाना है वो आपने बहुत शानदार हमें समझा दिया। आप एनपीएस बोलते बोलते रुक गए थे बीच में, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा अगर एनपीएस को भी एलोबरेट कर दें, ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है? देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि एनपीएस शायद सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है इसमें। और जब एनपीएस में आते हैं ना, तो नए रिजीम में जो नया टैक्स का रिजीम आया है उसमें एक ही डिडक्शन है जो अवेलेबल है, वो है एनपीएस। हाँ। एनपीएस में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 14%, वो टैक्स फ्री है। सोचिए। हाँ। तो आप उस 14% जो आपका, मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो उसकी 30% टैक्स ना लग के आपको टैक्स फ्री होकर आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर आपको ऑप्शन है एनपीएस में कि आपने कैसे पैसा लगाना है, आप ही तो डिसाइड करते हैं ना कि आपने इक्विटी में लगाना है, आपने इसमें लगाना है। आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ही है एक तरह से वो। सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि आप, ऐसा नहीं है कि फ्रीली आप बेच सकते हो, यही तो रेस्ट्रिक्शन है, बाकी तो कोई नहीं है। तो अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, यानी लॉन्ग टर्म फंड्स की प्लानिंग कर रहे हो, तो फिर एनपीएस इज ए वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि जब एनपीएस से पैसा आएगा तो कोई टैक्स नहीं है 60% पर। और इमरजेंसी में पैसा निकालना होता तो 25% तो सरकार ने फिर आपको फैसिलिटी दी है कि 25% निकाल लीजिए, हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे। तो एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी आपको सोचना चाहिए, उसमें भी पैसा लगाना चाहिए। और जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है, मतलब वो इतनी सारी मार्केट्स को स्टडी नहीं कर सकते, तो एनपीएस इज सेफ ऑप्शन। तो सबको जाना चाहिए एनपीएस में। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट स्कीम्स का, और ये 3-4 जो मैंने स्कीम बताई है, मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, या मैं इनको बड़ा प्रमोट भी करता हूँ। हाँ। और मैंने उसका लॉजिक बताया आपको, जैसे मैंने आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का लॉजिक बताया। हाँ। बताओ इतनी रिटर्न कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। हाँ। सुकन्या समृद्धि योजना का मैंने बताया, इस बहुत अच्छी स्कीम है, करना चाहिए। और जो पीपीएफ है या एनपीएफ है, ये भी अच्छी स्कीम है। तो ये 4 स्कीम जो है, एनपीएस, प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इनको कभी ना भूलो। चाहे आपने इन्वेस्टमेंट का 25% रखो, आप इसमें पर रखो, क्योंकि ये आपको बुरे वक्त में भी पैसा देके जाएंगे, गारंटेड है, सॉवरेन गारंटी है भारत सरकार की। आप समझिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लोग इस बात को नहीं समझते हैं और फिर वो ट्रैप में फंस जाते हैं। खाली एक रिटर्न के पीछे भागेंगे, आप कभी भी लैंड नहीं करेंगे। सेफ लैंडिंग बहुत ज़रूरी है जी। आप 37,000 फीट पे चल रहे हैं, वहाँ पे टर्बुलेंस आता है तो पायलट संभाल लेता है, लेकिन लैंडिंग में टर्बुलेंस आता है ना तो जान निकल जाती है, क्रैश ही होना है फिर उसके बाद। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 60 साल की उम्र में कोई टर्बुलेंस आया तो फिर आपका बुढ़ापा भगवान ही मालिक। हाँ, हम क्योंकि क्विक मनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जल्दी कैसे पैसा बनाए उसकी बात कर रहे हैं। अब आपने इतनी सारे मुझे इंस्ट्रूमेंट बता दिए कि यहाँ भी पैसा लगा सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं। इन सब के बीच में आपने कहीं भी बिटकॉइन का, इथेरियम का, मतलब क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं लिया है अभी तक। क्रिप्टो को क्या बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते हैं? उधर क्या देखना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, 500 रुपये भी नहीं डालने हैं क्या?
मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोग अंधे भी हो सकते हैं क्या। देखिए जी हाँ क्रिप्टो की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उसके सोर्स का नहीं पता। हाँ यही कहते हैं, मतलब जिसके सोर्स का किसी को नहीं पता तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। ठीक बात है। मतलब जो सुनी सुनाई बातें, कही बातें, एक बबल है, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा और कितने फ्लक्चुएशंस आए हैं। अच्छा, कुछ सरकारें तो बड़ा प्रमोट कर रही हैं, हमारी सरकार ने तो प्रमोट नहीं किया। क्यों नहीं किया। देखिए आपको अपनी सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा, अपने देश पे भरोसा करना पड़ेगा। ये जो ओल्ड थ्योरी थी ना कि नहीं सरकार कुछ नहीं करती, इसको चेंज करो, ऐसा नहीं है। मैं सरकार के साथ बहुत काम करता हूँ, बहुत काम करती है सरकार, ये मिथ खत्म करो। वो अपने नागरिकों का ध्यान रखने के लिए आपको क्या पता कितना काम करते हैं वो लोग। हमने नहीं दिया ना क्रिप्टो को लेजिटिमेसी, नहीं दी ना आज तक। क्यों नहीं दी है, क्योंकि हमारे को नहीं पता चला तो कैसे देते। ठीक है हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्रिप्टो पे अभी तक मतलब मेरा भरोसा तो नहीं है, किसी का हो ना हो। और क्विक मनी के मैंने बताया कि मैं क्विक इनकम के फार्मूले बता सकता हूँ क्विक मनी के फार्मूले नहीं है। टैलेंट, इतनी अपॉर्चुनिटी है, इट्स ए कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज साहब। दुनिया कह रही है इस बात को, मैं नहीं कह रहा। आप तो हाँ। मतलब आप सोचो डांस में कितनी अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमारे मतलब हर फंक्शन में घर में होता है। राइट। अचार बनाने में कितनी अपॉर्चुनिटी है, पापड़ बनाने में कितनी है। और आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो जब मन की बात कहते हैं तो एक कोई ना 30 मिनट में एक किसी आइटम के बारे में, किसी टैलेंट के बारे में बताएंगे। उनका पर्पज क्या है, उनका पर्पज है कि उन लोगों को बड़ा करना, उनको एक मंच देना, उनकी बात को जन जन तक पहुंचाना। कभी वो सिल्क की बात करते हैं, अभी मैं उनको सुन रहा था इसी उसमें हनी बी की बात की उन्होंने कि शहद कितने तरीके का है, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, कैसे कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं उसमें, और उनमें क्या क्या नेचुरल फार्मिंग हो रही है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अब देखिए ना, ठीक बात है। तो टैलेंट है तो अपॉर्चुनिटी है। मतलब मैंने तो कहा ना ये देश भविष्य का देश है, अपॉर्चुनिटी का देश है। तो आपके पास में 24 घंटे है ना, 8 घंटे काम करने में 4-5 घंटे हैं, आप कोई भी हॉबी डेवलप कर लीजिए। और आपने देखा होगा मतलब सोशल मीडिया पे लोगों ने दादी जी का अचार और अम्मा जी की साड़ी और ये सब और 2 फायदे हो रहे हैं, सिलाई बुनाई। हाँ। और इससे कितना, और बहुत ओल्ड एज पे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उतना तो कोई मतलब एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया ना कि दुनिया तक अपनी बात कह दो, दुनिया तक अपना टैलेंट दिखा दो। ठीक बात। तो टैलेंट आपके अंदर है तो क्विक मनी बड़ा आसान काम है, इनकम। टैलेंट दिखाइए, अब आप टैलेंट दिखाने की बारी आपकी है। मैं तो 2 ही बात करता हूँ, स्किल एंड स्केल। आपने ये फार्मूला अगर समझ लिया ना जी, हाँ। कि स्केल पे कैसे काम करना है, स्किल को कैसे डेवलप करना है, अपनी स्किल को स्केल में कैसे बदलना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक बात है, स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आप तो बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो देखते रहते होंगे, और कोई कॉमन मिस्टेक उसमें दिखाई देती है क्या कि ज़्यादातर लोग ये गलती करते ही चले जा रहे हैं, चाहे कितना सिखा दो, पढ़ा दो, समझा दो, स्कैम सामने आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर एक क्या कोई कॉमन मिस्टेक ऐसी है जो मोस्टली पोर्टफोलियो में दिखाई देती है? आपने एक कहावत सुनी है, लालच बुरी बला है। हाँ। ये जो लालच है ना, यही सारा खेल बिगाड़ देती है। हाँ। वहाँ सुन लिया, उस शो में देख लिया, उसकी रिटर्न्स इतनी आ गई हैं, लोग अपना सबसे बड़ी समस्या है कि लोग पोर्टफोलियो पे जो प्लान तो करते हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जैसे ही कोई ऐसी न्यूज आती है ना वो सब खराब कर देते हैं। नहीं नहीं अब तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब इसमें बहुत वो पेशेंस नहीं है। सबसे बड़ी जो कमी है, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करना, एक क्विक मनी के चक्कर में पड़ना, लालच करना और पेशेंस ना होना। अगर आप इन तीनों चीज़ों को छोड़ दें, पेशेंस रखें, लालच ना करें और अपनी थोड़ी सी स्टडी जरूर करें। मैं तो हर आदमी से कहता हूँ, देखिए हर चीज़ अवेलेबल है, अब तो हर चीज़ अवेलेबल है ना, आप खुद भी पढ़िए, थोड़ा सा खुद भी समझिए, अपना दिमाग लगाइए, दिमाग की घंटी जलाइए तो आप 10, 11, 12% की रिटर्न्स आप कमा सकते हैं। और 12% की रिटर्न बुरी नहीं होती है जी, 6 साल में डबल हो जाती है। ठीक बात। 6 साल में
और आपने वो प्लान हमें बताई दी है 12% रिटर्न वाले, तो 6 साल में पैसा डबल करने की बात सर ने बता दिया। बताओ और क्या चाहिए आप लोगों को। अब मुझे आप ये बताएं कि 2025 ख़त्म हो रहा है, 2026 की शुरुआत है। हम पैसा बनाते रहते हैं, पैसा बचाते रहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम में से कोई भी बैठ करके रिव्यू करता है कि क्या वो सही दिशा में है। आत्म मंथन करने की जो बात कही गई है, गीता में जो सिखाया गया, वो मुझे लगता है हमें से कोई नहीं करता है। तो क्या साल के आखिर में, 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में कोई ऐसा रिव्यू है अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, सेविंग से जुड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, जो हमें करना है? बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना चाहिए। एक देखिए, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, देखो इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, उनको बताना, समझाना, ये भी तो एक बड़ा सोशल सर्विस भी है ना साथ में। इतने एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करना, खुश हो गई मैं। हाँ, नहीं, ये बड़ा अच्छा काम है। और ये देखिए, लर्निंग और एजुकेशन, सवाल ये है कि अगर आप किसी को एजुकेशन दे रहे हैं, वो ग्रहण किस रूप में कर रहा है उसको, आप उसको बता सकते हैं, ग्रहण करना उसी के है। हाँ। तो आपको हमेशा करेक्शन स्टेज करेक्ट करते रहना चाहिए अपने आप को। अपने अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि मैंने इस साल में जो प्लान किया था 1 जनवरी को, क्या मेरे पास वही रिटर्न्स आई हैं या मेरा डायरेक्शन सही है कि नहीं है। और आपको जल्दबाजी में नी जर्क रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, जो अक्सर लोग गलती करते हैं, नी जर्क रिएक्शन। नहीं, ऐसा नहीं। आपको कैसे डाइवर्ट करना है, आप ये तो कर सकते हैं कि आपने एक जगह 4 अंडे रखे थे, एक जगह 2 रखे थे, एक जगह 1 रखा था। अब ये नहीं कि आप तो चारों अंडे उठा लेने हैं वहाँ से, आप वहाँ 3 कर दो, 1 की जगह 2 कर दो। रिटर्न्स 6 से 15 के बीच में ही घूमनी है। अब आपको कितना 6 की रिटर्न चाहिए और कितना 15 की चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप इसको 1 2 3 के फार्मूले में डाल दीजिए। 1 2 3, 1 2 का 4 नहीं करना है, 1 2 का 3 करना है। 1 2 3 का मतलब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। जब आप यंग एज में हैं, हाँ। तो आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ये 12-15% वाले में आप डालिए। जब आप 50 क्रॉस कर रहे हैं तो रिवर्स कर दीजिए। आपको डेट इक्विटी का जो भी, जैसे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का जो मैंने आपको बताया, हाँ। कि एक स्टेज है 50-50 की। जब आप इस मिडिल एज ग्रुप में होते हैं तो आपको 50-50 करना चाहिए कि 50 में को सिक्योर्ड, चाहे डेट है, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, चाहे, और 50 में रिस्क टेकिंग में म्यूचुअल फंड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, वहाँ पे आप रख लीजिए। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, जब एक अर्ली एज है वहाँ पे रिस्क टेकिंग में 60-40 कर सकते हैं कि 60 वहाँ करिए, 40 यहाँ पे किए। तो ये 1 2 3 का फार्मूला है। आप इसको अगर मान लेंगे, एक बैलेंसिंग जरूर है जहाँ पे बिल्कुल सेफेस्ट है, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, बिल्कुल सेफ है। आप आरबीआई डायरेक्ट में आप पैसा लगा दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स आए हुए हैं, रिटर्न देके जाते हैं आपको, 8-9% की रिटर्न आपको देके जाते हैं। तो एक के पीछे ना भागिए, अपना पोर्टफोलियो ऐसे बनाइए। और सबसे बड़ी बात, आपको रिटर्न्स कब कब चाहिए, आप प्लान कर सकते हो ना, मेरी बिटिया की शादी होगी या वो हायर एजुकेशन में जाएगा, मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा, तो ये सब आपको बिफोर 60 तो करना है ना। बिल्कुल। तो लास्ट के जो 5-6 साल है, यानी 55 to 60, उसमें ये सारे काम होने हैं आपके। तो उस टाइम में आपको एक बार पैसा चाहिए, पर इतना भी ना निकाल लो कि 60 बाद कुछ ना बचे। हाँ, ठीक बात। तो आपकी प्लानिंग पहले 20 साल की जो होनी चाहिए, वो 50 से 60 के बीच की ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे कब कितना पैसा वापसी चाहिए। उसी मैच्योरिटी प्लान से आप पैसा लीजिए। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को तो मैंने ये भी प्लानिंग करते हुए देखा है कि बेटा हो गया है, बेटे पे ही सारा इन्वेस्ट कर दो, और फिर वो प्लानिंग हमारी है 60 के बाद वो हमें देखेगा। ये उनकी अलग तरह की प्लानिंग रहती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करना। अपना पोर्टफोलियो खुद आपको मैनेज करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सर, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनकी इनकम रेगुलर नहीं होती है। वो खुद भी नहीं जानते हैं कि कब 3 महीने पैसा नहीं आएगा और कब 3 महीने 4 महीने बहुत अच्छा पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो क्या उनकी प्लानिंग किसी दूसरे ढंग से होती है? क्या उनकी सेविंग, उनकी टैक्सेशन की प्लानिंग क्या अलग होनी चाहिए? बिल्कुल अलग होनी चाहिए। उसका कारण बताता हूँ। बिजनेस जहाँ सीजनल नेचर का या इरेगुलर है, वहाँ पे अगर आपने कंटिन्यूस उसमें निकालना शुरू कर दिया पैसा, तो वर्किंग कैपिटल का आपको स्क्वीज आ जाएगा। और मैंने देखा है कि जो मिड साइज बिजनेस है, जिसको हम MSMEs कहते हैं, वो बहुत सारे लोग इसलिए ख़राब हो गए कि उन्होंने अपने वर्किंग कैपिटल को अपने इन्वेस्टमेंट में या अपनी प्रॉपर्टीज़ में डाल दिया और बिजनेस से पैसा आपने निकाल लिया सारा।
और वर्किंग कैपिटल साइकिल जब खराब होता है तो फिर बिजनेस खराब हो गया। जब बिजनेस खराब होता है तो आपके पोर्टफोलियो भी खराब हो जाएंगे। तो आपको बिजनेस को पहले इंटैक्ट करना है। पहले आप अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल बिजनेस में देखिए। और जो लीन पीरियड आने वाला है, आपको पता है कि 3 महीने 4 महीने मेरा लीन पीरियड है, इसमें मेरा पैसा नहीं आता है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड बिजनेस में भी चाहिए। हम आदमी के लिए तो कहते ही हैं, इंडिविजुअल के तो कहते हैं कि इमरजेंसी फंड रखिए, पर बिजनेस के लिए जो इमरजेंसी फंड होता है वो लोग भूल जाते हैं रखना। हाँ। तो अगर आपको लगता है कि ये 3 महीने, और बिजनेस में इमरजेंसी कब आएगी किसी को नहीं पता। अच्छा चलता हुआ बिजनेस में कोई आपकी कोई पार्टी फेल हो गई या उसने पेमेंट नहीं की, हाँ। या उसके ऑर्डर कैंसिल हो गए, तो आपको इमरजेंसी आ जाती है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल था ना वर्किंग कैपिटल का, जिसको हम कहते हैं 1.25 का रेशियो होना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को इंटैक्ट रखिए, ताकि वो बिजनेस के ग्रीसिंग की तरह होता है, बिजनेस का ऑयल है वो। अगर वो निकाल लिया आपने पोर्टफोलियो के लिए, तो वहाँ तो रिटर्न आपकी 6% आ रही है, पर बिजनेस में रिटर्न तो आपकी 20, 25, 30% की होती है। वहीं से तो आप पैसा कमा रहे हो। तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है। ये बहुत काम की बात आपने बताई। मैं व्यूअर्स को भी कहूँगी कि मुझे कमेंट करके आप बताइए कि इमरजेंसी फंड क्या आपने बिजनेस के लिए भी आपने क्या निकाल के रखा हुआ है, और ये बिजनेस का इमरजेंसी फंड सर अलग रखना है, और वैसे पर्सनल वाला आपका जो इमरजेंसी फंड है वो अलग रखना है। बिल्कुल अलग रखना है जी। तो मतलब बिजनेस वाला 2 इमरजेंसी फंड रखेगा। बिजनेस तो बिजनेस है ना, आप बिजनेस की साइकिल को कैसे खराब कर सकते हैं? लोग करते हैं। हाँ। मैंने देखा है पिछले 35 सालों की प्रैक्टिस में, लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। मेरे डिस्कशन में भी ये पॉइंट पहली बार आया है कि बिजनेस का भी इमरजेंसी फंड रखना है। बिल्कुल रखना है जी। लोग बड़े बड़े बंगले खरीद लेते हैं, बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं, बिजनेस खराब हो जाता है उनका। ये कितना % होना चाहिए? जैसे हम जो पर्सनल वाला इमरजेंसी फंड सुनते हैं, वो मोस्टली सुनते हैं अपनी सैलरी का 6 महीने जितना आपके पास होना चाहिए। 2 लाख अगर मेरी सैलरी है तो मेरे पास 12 लाख होना चाहिए। बिजनेस का ये कितना %? 3 महीने का वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका होना चाहिए, ये थंब रूल है। 3 महीने का जो वर्किंग कैपिटल है आपका, वो आपके पास में इमरजेंसी फंड में होना ही चाहिए। बैंक भी तो ऐसी फंडिंग कर रहा है। 3 महीने का आपको वर्किंग कैपिटल फंडिंग, 3 महीने का आपसे मार्जिन मनी ले रहा है ना वो। आप मार्जिन मनी खत्म कर देंगे अपने, तो इमरजेंसी फंड खत्म, तो खत्म, तो बिजनेस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा आपका। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि जितने मिलेनियल मैंने देखे हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत लेट स्टार्ट किया। मैं नहीं जानती, मुझे मेरे व्यूवर्स कमेंट करके बताएंगे कि उन्हें समझ देर में आया, उन्हें म्यूचुअल फंड थोड़ा लेट समझ आया, या हमने 90s में इतने स्कैम देख लिए थे कि उससे दहशत मन में बैठ गई। तो वो मिलेनियल जिन्होंने ऑलरेडी डिले कर दिया है, जैसे जेनजी आजकल के बच्चे तो 25-26 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, भले 1000 रुपये का करें। मिलेनियल्स ने बहुत लेट शुरू किया, तो क्या उनके लिए वाकई बहुत लेट हो गया है? अब क्या वापसी का कोई रास्ता बचा नहीं है, या वो बहुत पिछड़ चुके हैं क्या? नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ। तो जब भी जर्नी शुरू कर दो, हाँ। ये तो अगर आपने लेट कर भी दिया ना, हाँ। कोई बात नहीं। मान लीजिए आप 35 साल की एज में कर रहे हैं, हाँ। तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि आपको अपनी रिटर्न्स ऐसे प्लान करनी है कि मेरे को किस स्टेज में कितना पैसा चाहिए वापसी, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो मतलब उनको क्या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए, तभी तो आपका कॉर्पस बनेगा ना। भाई आपके पास में, आप देखिए, अगर आप 60 की एज के बाद रिटायर होना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरे को कम से कम भी इनकम 1 लाख रुपए की आए, तो आपका कॉर्पस 2 करोड़ तो होना ही चाहिए। 6% की फिक्स रिटर्न मान के चलता हूँ मैं, भी इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा या इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको 2 करोड़ का कॉर्पस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक। अगर 2 करोड़ का कॉर्पस होगा तो 1 लाख रुपये महीने की आपको रिटर्न आनी है, एन्युटी प्लान से आए या मैच्योरिटी से आए, कैसे भी आए। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको वो प्लान करना है कि मेरे पास अगर 20 साल का टाइम है और मुझे 2 करोड़ के कॉर्पस पे पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचना है। और बीच में जो खाई है, मैंने बताया बच्चों की शादियां, हायर एजुकेशन, वो आउटफ्लो है ना आपका, एक साथ बड़ा आउटफ्लो होता है उसमें। हाँ। तो वो भी आपको प्लान करना है। तो इस हिसाब से आपको, चाहे हो सकता है कि कुछ खर्चे अपने कम करने पड़े। समस्या क्या है, मिलेनियल जो हमारे बच्चे हैं ना, हाँ। वो अपने खर्चे कम नहीं करना चाहते। वो पहले चाहते हैं कि पहले खर्चा कर ले, बाहर घूम आए। जो अभी आपने शुरू में एग्जांपल दिया था कि लोग इस बात के लिए लोन ले रहे हैं कि मुझे ट्रैवल करना है फॉरेन। हाँ। तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा ना कि मेरे को क्या वो इतना जरूरी है कि मैं उसके लिए लोन लूँ। अननेसेसरी खर्चे के लिए डेट लेना, मतलब डेट इन्वेस्टमेंट के लिए लो तो समझ में आता है, लेकिन आप एक्सपेंडिचर फंडिंग के लिए डेट ले रहे हैं, वो तो समझ में नहीं आता किसी के भी। उम्मीद मैं ये कर रही हूँ कि आपकी बातें लोगों को समझ में भी आए। मतलब ऐसा नहीं कि बस हमने बात कर ली और वो लोगों ने सुन लिया और वो
जो है ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, वो ना हो। क्योंकि मैं तो सर यही देख रही हूँ कि लड़कियाँ शॉपिंग क्रेडिट कार्ड पे कर रही हैं, घूमने हम क्रेडिट कार्ड पे जा रहे हैं, बाकी हमारे जितने भी सामान है, क्योंकि हमें वो बता दिया गया है ना, ये तो 0% इंटरेस्ट वाला है, इसमें आपको आप आईफोन खरीदते हो, आप 12 महीने तक EMI देते रहो, ये भी 0% इंटरेस्ट वाला है। तो ये जब से शुरू हुआ है तब से मैंने तो यही देखा है कि लोग क्रेडिट कार्ड पे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप जो बात बता रहे हैं वो लोग समझे भी और एक्ट भी वैसे करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। शालिनी, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर आपने 0% इंटरेस्ट पे भी ले लिया तो अगले 11 महीने की अपनी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर लिया, तो आप ऐसा कौन सा जरूरी खर्चा जिसको कम करेंगे? या तो आप सेविंग करना बंद कर देंगे। हाँ। तो आप ये भी तो समझिए ना कि क्या मेरे पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम थी कि मैं ये EMI भरने के बाद में अपनी सेविंग्स को इंटैक्ट कर सकता हूँ? इनकम तो आपकी बढ़ी नहीं। राइट। तो और अगर भगवान ना करे किसी कारण से कोई इमरजेंसी आ गई और आप वो EMI नहीं भर पाए, तो उनका जो ब्याज है ना, वो फिर आपकी खाल उतार देता है, चमड़ी उतार देता है। और फिर वही आपका ट्रैप में फंसते हैं। उसको रीपे करने के लिए फिर आप क्विक लोन लेते हैं, फिर उसको रीपे करने के लिए फिर लोन लेते हैं, और फिर अपने पोर्टफोलियो को भी उसमें ही डाल देते हैं। तो जो सेविंग्स आपने की भी थी ना बड़ी हिम्मत करके, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये आपको, जो अभी आपने एक सवाल पूछा था कि आपको ईयर एंड में जाके आपको कैसे प्लान करना है, तो आपको बताना है कि मेरी ये इनकम ये है, प्रोबेबल पता ही होता है मेरी इनकम है, ऊपर कोई आ जाए तो इन्वेस्टमेंट कर देना। फिर मेरा ब्रेड एंड बटर का खर्चा कितना है, उसके बाद मेरी डिस्पोजेबल इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर लग्जरी कितनी बची, तो उसका 50-50 कर लो। अब सर जाते जाते एक सवाल का आप मुझे जवाब दें कि अगर मेरा कोई व्यूअर जिसकी सैलरी 40,000 है, 50,000 है, और हर साल इंक्रीमेंट के साथ ही उसकी सैलरी 8% तक बढ़ रही है, जो मुझे लगता है बड़ी अच्छी सिचुएशन है, वरना कई बार तो है ना 4-5% पे भी अटक जाती है, पर 8% से अगर मेरी सैलरी बढ़ रही है तो क्या रिटायरमेंट तक मैं रिच हो जाऊंगी? बिल्कुल हो जाएंगे जी। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। हाँ। कि अगर आपकी 8-9% की ग्रोथ है, इसका मतलब कि अगले 8 सालों में आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। हाँ। ठीक है ना, 9 साल में डबल हो जाएगी आपकी सैलरी। अब 40,000 रुपये में अपना खर्चा तो आप कर रहे हैं ना, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत तो सेव करेंगे ना। क्योंकि अगर आपके, जो आपका एग्जाम्पल था ना कि आपकी खर्चे कमाई से ज़्यादा, तो उसका तो भगवान ही मालिक है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। आपको अपनी जो इनकम है उससे आपको कुछ तो बचाना ही है उसमें से। तो जो आपका इनकम इंक्रीज होके आ रही है वो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर लग्जरी। तो अगर आप 50% भी उसका सेव कर लेते हैं आने वाले टाइम में, तो रिटायरमेंट तक आप 2-2.5-3 करोड़ का कॉर्पस आपके पास होगा। और शानदार, मुझे लगता है ये मेरा व्यूअर सुनना भी चाहता है कि रिटायरमेंट तक 2.5-3 करोड़ उसके पास होगा। हाँ। और ये जैसे जैसे समय बदलेगा, आई गेस हम और 5 साल बाद बैठ के बात करेंगे तो हम 2.5-3 करोड़ को बढ़ा के 4 करोड़ भी कर सकते हैं, 5 कर दो। तो समय के हिसाब से है कि उस समय कितनी मार्केट में कितनी सैलरी बढ़ रही है, इंडिया का कितना विकास हुआ है। नहीं शालिनी, मुझे क्या लगता है कि जो पैरामीटर्स हमने जो बात किया था, जो पैरामीटर्स हमारी इकोनॉमी के, वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि मुझे अगले 10 साल तक कोई डाउट नहीं है कि हम 8% से कम ग्रो करेंगे। सरकार बदल गई तब भी, सरकार ना बदले तो अच्छी बात है। और मैं कह रहा हूँ सरकार कोई भी आए, हम ये को मान के चलते हैं कि जो नया आएगा वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। हम कहते हैं वो भी कॉम्पिटेंट होगा, अच्छा होगा, उससे ज़्यादा बेटर कर सकता है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक फंडामेंटल्स हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और जैसे यूरोप में हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद USA में डेवलपमेंट हुई थी, या 73 के बाद में पूरा गल्फ डेवलप हो गया था। तो मुझे लगता है कि अगले 20 साल में सैलरीज बढ़नी ही बढ़नी है, कम नहीं होनी है। हाँ। और आप एडिशनल आप लर्न कीजिए, टैलेंट डेवलप कीजिए, आपके पास इनकम के बहुत साधन होंगे। मैं आई विश मेरे व्यूवर्स की भी सैलरी बढ़े इसी तरह से। जो बात आपने कही, आपके मुंह में घी शक्कर, आने वाले समय में ऐसे ही हो, सब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। आपके इन्वेस्टमेंट जो प्लान आपने बताया है उसको लोग फॉलो करें। और आपने जो हमें इतना टाइम दिया सर, लोगों को बताया, समझाया, मेरे ज्ञान चक्षु आपने खोले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।